हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। पहले बात करेंगे हेलो एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट कह देते हो, तो भैया केमिस्ट्री का जो ये पूरा कोर्स है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी चीज़ें आपको बड़ी सिलसिलेवार बताई जा रही। तो आज का जो टॉपिक रहेगा किस तरीके से हेलो एल्केन्स बनाएंगे, पहले उस पर फोकस करेंगे। भाई हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हो, अल्कोहल से कैसे बना सकते हो, इन सब बातों पे आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनाओ बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। पहली बार चलिए जी शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। आप जानते हैं क्लास में पहले मैं पूरा बोर्ड पे समझाऊंगा, फिर पीपीटी से आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा, तो इसी क्लास में आपको पूरे से अच्छे से टॉपिक हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएं। आइए, फ्रॉम हाइड्रो कार्बन्स सबसे पहला तरीका है जी डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? भैया सीधा सीधा आपको हैलोजन चिपका देना है। आप जानते हैं बचपन से एक रिएक्शन आप देख रहे हैं, CH4 को अगर Cl2 से रिएक्ट कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस H सिग्निफाइज सनलाइट। कोई दिक्कत बच्चों? तो आपको मिलेगा CH3Cl, साथ में मिलेगा HCl। अब आनंद की बात ये, रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं है, रिएक्शन चलती चली जाती है, क्योंकि जो रिएक्ट कर रहा है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो तो वहाँ मौजूद है। तो आपको ये फर्दर दे देगा CH2Cl2, फर्दर दे देगा CHCl3, फर्दर चला जाएगा CCl4। यानी डायरेक्ट हैलोजिनेशन आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है। मान लीजिए आपको तो खाली यही चाहिए था CH3Cl, तो ये तो आनंद नहीं आया, ये तो आगे बनता चला गया, रुका ही नहीं। तो अब क्या करें भैया? अब क्या करेंगे भैया? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। पहली बात तो लैब के अंदर इस मेथड को प्रेफर नहीं करते। सो ये चीज लिख लीजिए, दैट इट इज not a preferred method for lab preparation। ऐसा क्यों भैया? मिक्सचर मिल जाएगा ना यार। अगर मिक्सचर मिल जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो सेपरेट करने में बाजे बच जाएंगे आपके। तो आपको ये अच्छा मेथड नहीं है। इंडस्ट्रियली ये बहुत अच्छा मेथड है भाई। इंडस्ट्रियली वी कैन यूज दिस मेथड एज कंडीशंस कैन बी कंट्रोल्ड इजीली। सर ये कंडीशन कंट्रोल करने का मतलब क्या? आइए जरा देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर बड़ा मजेदार है। 11th का एक टॉपिक था ली शैटेलियर प्रिंसिपल। आप कहेंगे क्या सर, वो तो हमें अच्छे से क्या रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से 11th पढ़ना पड़ेगा? कदापि नहीं बच्चों, मैं बता रहा हूँ, फोकस करो, बड़ा मजा आएगा। देखो जरा क्या करना है। हमें मान लीजिए CH4 से सिर्फ CH3Cl तक ही जाना है ना? तो क्या करूँ भैया? CH4 को ज्यादा रखूं और इसको लिमिटेड रखूं। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो उसी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर जाती है। ली शैटेलियर प्रिंसिपल है ना? तो मैंने वही रिएक्टेंट ज़्यादा लिया जिससे मुझे प्रोडक्ट चाहिए, जिसका मुझे प्रोडक्ट चाहिए, जैसा मुझे प्रोडक्ट चाहिए। यानी मैंने एक बढ़िया रेशियो मेंटेन किया, जहां मैंने CH4 को ले लिया एक्सेस में और Cl2 को ले लिया मैंने लेस क्वांटिटी में, जिससे ये सीधा सीधा इस पे ही अटैक करता रहे। एक तरीका ये भी है कि इसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर मैं इसको बनते के साथ ही निकालता रहूं तो अकॉर्डिंग टू दैट अगेन
वो रिएक्शन का जो हमारा एक मेंटेन रहता है इक्विलिब्रियम, उसके लिहाज से भी अगर प्रोडक्ट निकालते रहोगे तब भी रिएक्शन इसी डायरेक्शन में रहेगी। और ये भी आपने एक्सेस में कर दिया तो Cl2 को रिएक्ट करने के लिए यही अवेलेबल है, तो ये रिएक्शन कंट्रोल कंडीशन में आ गई और ये हम इंडस्ट्रियल मेथड से कर सकते हैं। डायरेक्ट हेलोजिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है क्लोरीन का। सो क्लोरीन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन हो गया। अभी ब्रोमीन बाबू रह गए, आयोडीन बाबू रह गए, फ्लोरीन रह गए। देखो बेटा, फ्लोरीन बाबू जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव टाइप के आदमी हैं, डार्क कंडीशन में भी रिएक्ट कर जाते हैं भयंकर। उन्हें कोई कंडीशन नहीं चाहिए, लाइट दे दो, हीट दे दो, ना रे मैं तो अंधेरे में भी रिएक्ट कर जाऊंगा, मैं तो डार्क कंडीशन में भी रिएक्ट कर जाऊंगा। इतने वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। अब ये इतना वायलेंटली अगर रिएक्ट करेंगे तो ये तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो हम रिएक्शंस में इसको हम बात करते नहीं। ब्लास्ट कर देगा, साइंटिस्ट उड़ जाएगा, क्या करोगे। तो Cl2 बढ़िया है, इनको रिएक्शन के लिए चाहिए होता है HNu यानी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है बच्चों। अच्छा, ब्रोमीन बाबू जो हैं वो कहते हैं यार थोड़ा हीट भी दे दो, सनलाइट भी दे दो, तब भी चूजी हैं, सेलेक्टिव हैं। ये क्या होता है सर सेलेक्टिव? आइए बता देते हैं गुरु। एक बहुत सिंपल सी बात है, देखो जरा, हमारा जो क्लोरीन है ना वो बहुत सच्चे दिल का आदमी है, कोई भेदभाव नहीं करता। इसके साथ अगर हम Cl2 HNu डाल देते तो क्लोरीन मुझे यहां भी लगा हुआ मिलता, खैर मिक्सचर प्रोडक्ट में मिलता, बट अगर मैं पर्टिकुलरली मोनोक्लोरो पे ही ध्यान दे रहा हूं, ऐसे मिल जाता। इधर दिस पे और दिस पे मल्टीपल क्लोरीन तो लग ही सकते हैं जाके, बट मोनो क्लोरो की बात कर रहे हैं। तो ये वाली कहानी हो गई जी। CH3 ये हमें ये मिल गया, एक हमें ये मिल गया। अब ब्रोमीन बाबू को ये रिएक्शन कराई, अगर हीट भी करानी पड़ जाती है इनके साथ, बट HNu के साथ ही कराई। ब्रोमीन मुझे 99% केस में यही देगा। ब्रोमीन बच्चों ध्यान रखना, टर्शरी कार्बन पे अटैक करना अपना परम धर्म मानता है। वो कहता है मैं जाऊंगा तो टर्शरी कार्बन पे ही, बहुत मजबूरी हुई, बहुत कंडीशन दे दी, तब सेकेंडरी पे जाने की सोचेंगे, प्राइमरी में नहीं जाएंगे। ये इनका विचार है ना, गजब विचार। तो ब्रोमीन सेलेक्टिव है। एग्जाम्पल जैसा बड़े आसानी से ले सकते हैं, भैया अपने दोस्तों के साथ आप खाने जा रहे हैं तो कहीं भी खा लेंगे, जरूरी नहीं कि बहुत फैंसी रेस्टोरेंट हो, कहीं भी खा लेंगे, नॉन सेलेक्टिव हैं आप। जब दोस्तों के साथ जा रहे हैं और किसी खास दोस्त के साथ जा रहे हैं तो तब आप नॉन सेलेक्टिव नहीं है, तब आप सेलेक्टिव हैं। बढ़िया किसी रेस्टोरेंट फैंसी से जगह ले जाएंगे, अपने दिल की बात बताएंगे, मेरे दोस्त, वहां आप सेलेक्टिव हो जाएंगे। ब्रोमीन ठीक वैसा ही है। ब्रोमीन प्रेडोमिनेंटली टर्शरी कार्बन पे जाना चाहता है, ये इस वाले हाइड्रोजन को, टर्शरी हाइड्रोजन कह दो, उसको निकालना चाहता है। वाइल क्लोरीन कहता है कोई बात नहीं, हम तो प्राइमरी में भी चले जाएंगे और टर्शरी में भी। देखो बच्चों, टर्शरी पे क्यों जाना पसंद कर रहे हैं ये आप जानते हैं। ये हेलोजन है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और टर्शरी वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी इनको मिल जाएगी, है ना, क्योंकि आपको पता है ये प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। तो ये माना कि मेजर यानी कुछ प्रोपोर्शन में क्लोरीन का ही मेजर यही बनेगा, लेकिन ब्रोमीन का तो सिर्फ यही बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, डायरेक्ट हेलोजिनेशन में हम क्लोरीन को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप कहेंगे सर ये तो ब्रोमीन का हुआ खाली, ब्रोमीन जो है, सो ब्रोमिनेशन यू कैन राइट इट हेयर, ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव इन नेचर। सो ब्रोमिनेशन जो है वो सेलेक्टिव इन नेचर है, और क्लोरीनेशन इज नॉन सेलेक्टिव। ठीक है बच्चों, ये एक चीज ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको क्लोरीनेशन भी समझा दिया डायरेक्ट हेलोजिनेशन के केस में। अब मैं आपको समझा रहा हूं आयोडीनेशन के साथ क्या समस्या है।
देखो जब आप आयोडीनेशन करते हैं, जैसे मान लो C2H6 था, I2 डाला, हीट किया, कैटलिस्ट भी लगाया, क्योंकि यहाँ पर जब मैं बता रहा था ना, तो आयोडीन सबसे सुस्त होता है इस मामले में, उसको कैटलिस्ट भी दो, हीट भी दो, सनलाइट भी दो, तब जाके कहता है अच्छा भैया रिएक्ट करना है, हम कर लेंगे। तो आयोडीनेशन जब होता है तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। वापस आ जाएगा इस रिएक्शन में, बहुत ढीला है, कहता है यार कौन रिएक्ट करे, तुम भी जैसे कोई ना ढीले बच्चा है, मान लो कोई पढ़ना शुरू करता है, 2-4 दिन में वापस वही ढाक के 3 पात, फिर से वही ढीलापने में आ जाता है, फिर से उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता। अब यहाँ समस्या ये है कि अगर मुझे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके ही रखनी है, भाई देखो आपको हेलो जो एल्केन है वो बनाए रखना है, और इसमें बेसिकली आयोडो एल्केन बनाना है। अब अगर बनाए रखना है इसी प्रोडक्ट को आपको चाहिए, तो इसमें फिर वही आप चाहते हो कि आपका अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चलेगी। ये हम कैसे कर सकते हैं? देखो बच्चों, अगर इस रिएक्शन में ये जो हम ध्यान से देखें, जो HI बन रहा है, यहाँ पर मौजूद रहे अगर HNO3 या HiO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज हाइड्रो आयोडिक एसिड, तो वो इसको तब्दील कर देंगे I2 में, जैसे HI प्लस HNO3 विल गिव यू I2, और बाकी तो फिर वही अपना साइड प्रोडक्ट मिल जाएंगे, H2O वगैरह सब आपको मिलते रहेंगे। यही काम HiO3 के साथ भी हो जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ पर I2 मिल जाएगा। जैसे ही बनेगा तो ये रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाएगा। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। एक और तरीका आप कर सकते हो, इसको HgO से रिएक्ट करा दो, तो ये HgI2 में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, अब HgI2 में कन्वर्ट हो जाना है तो मतलब ये कम हो गया। अब देखो प्रोडक्ट कम कर दिया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाएगा। ये भी आप कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप चाहें तो I2 बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो HI को कम कर सकते हैं। I2 बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, HI कम करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि अगर आप रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, अगर आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम करते हो तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, सीधी सी बात। तो ये आप आयोडीनेशन में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। और एक तरीका है, आयोडीन को अगर लेके चलना है, आयोडीन को अगर लेके बनाना है, उसको इस तरह से चलना है तो आप कर सकते हो। देखो अब आयोडीन और फ्लोरीन में एक समस्या रह गई, हम डायरेक्टली हेलोजिनेशन तो नहीं कर पा रहे, तो कैसे बनाएं? तो अब सवाल हो गया हाउ टू गेट फ्लोरोएल्केन्स and iodoalkanes easily। तो इसका आंसर रहेगा बच्चे बाय हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस। देखो बच्चों, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप में से मान लेते हैं आपका एक ऐसे कज़न ब्रदर हैं या ब्रदर हैं जो कि बहुत लड़ाई करते हैं, लोगों से बहुत लड़ते हैं। अब किसी मान लीजिए फैमिली फंक्शन में जाना है और हमने क्या करा है, हमने उनको भेज दिया अकेले। अब उनको अकेले भेज दिया तो वो तो जाएंगे और लड़ाएंगे। अब क्या करें? अब उनके साथ किसी ऐसे समझदार आदमी को भेजो जो अगर गलती से वो लड़ाई कर भी लें तो समझाएं सामने वाले को, देखो यार बच्चा है, किसकी बात का बुरा मान रहे, है ना। अगर कोई लड़ाका झाड़ आदमी है, बहुत ज्यादा लड़ता है, उसके साथ में किसी ना किसी को तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो भैया वो रिश्ता तोड़वाए आएंगे। अब फ्लोरीन बाबू जो है हमारे, वो हाईली रिएक्टिव हैं। कैसे हैं? हाईली रिएक्टिव। तो आप क्या कर सकते हैं, आप CH3Cl ले लीजिए और फ्लोरीन के साथ एक लेस एक्टिव मेटल, लगभग इनर्ट मेटल, वो लगा दीजिए। ये देखिए AgF लगा दिया। अब यहां पर CH3F हो जाएगा और AgCl निकल जाएगा। तो एक्चुअली F माइनस ने Cl माइनस को एक्सचेंज कर लिया, है ना। ये तो हुआ, तो दिस इज हैलाइड एक्सचेंज। ये जो रिएक्शन देने वाले प्राणी थे उनका नाम था स्वार्ट्स। सो मेरे बच्चे, दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है,
इसमें आप क्या क्या और यूज कर सकते हो, ये भी आप AgF के स्थान पर यूज कर सकते हो। ओके, नाउ फिंकेलस्टीन रिएक्शन। यहां अगर हम देखते हैं तो CH3Cl में अब हमें यहां पर देखो, हमने फ्लोरीन वाली ले ली, हमें यह पता है कि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, हमें यह पता है कि आयोडीन लेस रिएक्टिव है, हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों को एक्सचेंज करके ही हम इनके हेलाइड्स बना सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने देखो जो फिलॉसफी मैंने यहाँ यूज़ करी, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसके साथ मैंने एक लेस एक्टिव मेटल लगाई। अब देखना बच्चों, अब यहाँ पर आयोडीन जो है वो कम रिएक्टिव है तो उसके साथ एक्टिव मेटल लगा दीजिए NaI, साथ में एसीटोन डालिएगा। ये एक SN2 रिएक्शन है, इसके बारे में जानकारी भी लेंगे, इसलिए आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको CH3I मिलेगा, साथ में NaCl निकल जाएगा। ये भी हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन हो गई, फिंकेलस्टीन रिएक्शन हो गई। तो देखो इस तरीके से आपने यहाँ पर एल्केन वाले से एल्काइल हैलाइड बनाने शुरू कर दिए। अगला देखते हैं अब, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से ही आप बना रहे थे तो अगले ही जो रिएक्शन है अगले पेज से ले लेते हैं। चलिए, फ्रॉम एल्कीन्स। बच्चों फ्रॉम एल्कीन्स अगर हम लेते हैं तो यहां ध्यान दीजिए, पहला लेते हैं मार्कोवनिकोव एडिशन। एक बात सारे बच्चे ध्यान रखेंगे विदाउट एनी डाउट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस आप देख रहे हैं ये सारी की सारी एसिड बेस रिएक्शंस है। एसिड बेस कैसे, कोई एक इलेक्ट्रॉन लेगा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए मैंने इनको बोल दिया एसिड बेस रिएक्शन। अब बच्चों मार्कोवनिकोव एडिशन में अगर आप बात करते हो तो बड़े ध्यान से देखना, एल्कीन की बात कर रहे हैं। ये मेरा एल्कीन है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको दिखेगा डबल बॉन्ड है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर सेंटर हो जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर सेंटर है तो ये बेसिक नेचर की तरह शो करेगा। यहीं पर अगर मैंने इनके साथ ऐड कर दिया HBr साहब को, तो Br पे स्लाइट नेगेटिव है और H पे स्लाइट पॉजिटिव है। ये जो डबल बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो इस H+ की तरफ अपने रुझान को बिल्कुल साबित करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, अब ये H+ या तो इस कार्बन पे आ जाएगा या इस कार्बन पे आ जाएगा, है ना। दोनों कार्बन पे हम मान लेते हैं कि आ गया, दोनों पे देखते हैं। मान लो पहले इस वाले पे आया, इस वाले पे अगर होता तो ये बॉन्ड यहाँ पर मर्ज हो गया है प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए, तो प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ गया। देखो ना, बहुत जाहिर सी बात है, देखो क्या हुआ। क्या हो सकता है, देखें। माहौल ये था कि Br जो था वो ज्यादा नेगेटिव था, है ना। बढ़िया, अच्छा एक हेलोजन हो गया, बहुत एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है इसकी। इधर कार्बन साहब थे जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बैठे थे, नेगेटिव थे, बट ब्रोमीन का जो नेचर है भयंकर नेगेटिव होने का, उस प्रकार का इनका नेचर नहीं है। तो अब क्या होगा जी, H ने कार्बन को इशारा किया कि भैया तुम मुझे अपने साथ ले लो। अब कार्बन का डबल बॉन्ड ये है इसके साथ, तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन का भी है, इस कार्बन का भी है। मान लो इस कार्बन ने इसको जब यहां दिया और ये बॉन्ड टूट के ब्रोमीन ले गया, तो H पे इसने अटैक किया है, तो मुझे ये वाली सिचुएशन मिली है। अगर मैं मानता कि ये अटैक करता, ये तो हो ही रहा था, तो क्या होता, तो एक तो देखिए ध्यान से, एक तो ये इंटरमीडिएट मिला और एक दूसरा क्या मिलता, ये इंटरमीडिएट मिलता। ये H जो था इसको मिल गया, है ना। तो दिस इज माई इंटरमीडिएट 1, दिस इज माई इंटरमीडिएट 2, और ये कौन सा इंटरमीडिएट है बच्चे, ये है कार्बोकेटाइन। कौन सा इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटाइन।
तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के प्रिंसिपल से यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये जिस पे प्लस चार्ज है वो 2 से जुड़ा हुआ है, जिस पे प्लस चार्ज है वो 1 से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ देखते हैं, है ना, तो दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इंटरमीडिएट ज़्यादा बनेगा, इसका मतलब इसी पे आके Br लगेगा। तो इससे हम क्या समझे कि अगर हम एल्कीन में HBr डाल देते हैं तो विल गेट, लेकिन प्रोपेन डाला तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब इसको जनरली हम क्या कह देते हैं, जनरली लोग कहते हैं कि ट्रिक लगा दो जी, इसमें ट्रिक क्या लगा दो जी, देखो भैया एडिशन तो इन्हीं दोनों में होना था, है ना, जो कि आपके एल्कीन्स हैं, एडिशन इन्हीं दोनों में होना था। तो अब जो लोग हैं जो ज्ञान बांटते हैं वो कहते हैं कि एक काम करो जी, एक छोटा ट्रिक याद करो, आइए मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं, और ये और वो करके ज्ञान पेल देते हैं। तो वो ट्रिक क्या होती है, कुछ नहीं, आइए सो कॉल्ड ट्रिक, रिच बिकम रिचर, and poor become poorer। सर ये क्या मतलब हुआ, देखें बच्चे बड़ा सीधा है, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड थे, जिस पे ज्यादा H थे उसको H दे दो, जिस पे कम H थे उसको Br दे दो, इस पे तो होना ही नहीं एडिशन, बस फिर ये माना गया, तो ज्यादा H इस पे थे, इसको दे दिया और इसको Br दे दिया, इसी को बोल दिया गया मार्कोनिक ऑफ एडिशन। अब इसमें एक समस्या है, यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान देनी है, अब वो ध्यान से देखना, क्या ध्यान देनी है, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है ना, ये आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया सा, ऐसा, इसका IUPAC नेम लिख के देखो क्या लिखते हो, और यहां पर आपसे कहा कि HBr से रिएक्ट कराओ। अब यहां समस्या ये है, सही ठीक चलता हुआ, हाँ, अब यहां समस्या ये है कि अगर मान लीजिए प्लस इस पे आता है और इस पे आता है, तो आपको पता है ये कार्बन 1 मान लो, ये सेकंड मान लो, आपको मालूम है कंपैरेटिवली सेकंड वाले पे प्लस आएगा तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो आपने सेकंड वाले पे प्लस लगाते हुए स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है और कहानी समझनी है। यहां प्लस आया, अब मजेदार बात यह थी, यहां ध्यान से देखना, कार्बन जो प्लस है, जो कार्बोकेटायन है, हम सब जानते हैं कि वो ज्यादा स्टेबल होने की फिराक में रहता है, वो कोशिश करता है कि उसकी जो एग्जिस्टेंस चल रही है, अभी जो उसकी पोजीशन है, क्या उससे बेटर वो हो सकता है। अगर वो प्राइमरी है तो वो सेकेंडरी की तरफ भागने की कोशिश करता है, सेकेंडरी है तो टर्शरी की तरफ, इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो यहां बच्चों क्या हो रहा है, जो ये C+ था, ये देखो सेकेंडरी था कार्बोकेटायन, इधर से मिल रहा था, इधर से मिल रहा था, इसने देखा अगर मैं पड़ोस वाले कार्बन पे चला जाऊं तो मैं टर्शरी हो जाऊंगा, तो इसने बहुत ही अच्छे तरीके से इस H से दरख्वास्त करी, H भैया आप मेरी जगह आ जाओ, मैं आपकी जगह चला जाऊंगा, मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। H ने कहा चलो भाई मान लेते हैं आपकी बात, आप स्टेबल हो जाओ। अब यहां से H अगर इसकी तरफ आए, इस कार्बन पे आए और इसके प्लस को हटाना हो, तो यहां से ऑब्वियस सी बात है H- ही निकलेगा। तो यहां से अगर H- निकला है तो यानी हाइड्राइड कहा जाएगा। अरे यार सिंपल है, अगर किसी के ऊपर जैसे क्लोरीन है उस पर नेगेटिव है तो वो क्लोराइड, ब्रोमीन है उस पर नेगेटिव है तो ब्रोमाइड, इस तरह जाना होता है। तो अगर हाइड्रोजन निकल के गया तो हाइड्राइड, और यहां प्लस आ गया, इसे कहा जाता है बेटा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कहते हैं इसको? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों बोला 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट? क्योंकि हाइड्राइड अपनी पहली पोजीशन से सेकंड पे गया है ना, और इसकी वजह से यहां पर प्लस चार्ज आ गया। इसे कहेंगे रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। अब जो ब्रोमीन है, क्योंकि अब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया तो ब्रोमीन यहीं आके लगेगा। तो ध्यान रखना, अगर वो MCQ में आपसे इस तरह खेल जाता है और आपको सिर्फ मार्कोनिक ऑफ ही याद आता है
तो ध्यान रखना कि इस कंडीशन में वो हमेशा आपसे गेम करेगा। क्या गेम करेगा सुनिएगा। बन ये रहा है, आपको लगेगा कि यहां वाले पे BR आना है, ऐसा नहीं होगा, ये बनेगा। इसका आईपैक नेम ध्यान रखिए, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये बनेगा। तो ऐसे में ध्यान रखना कि क्या कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट हो रही है, इस बात से भली भांति अपने आप को अपना चौकन्ना रहना। अगर ऐसा हो रहा है तो वो वाला प्रोडक्ट लिखना। तो ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन था, ठीक है, सिंपल। अब यहां से बात करते हैं, एल्कीन से ही बना रहे हैं बट एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो अभी तक क्या क्या देख चुके हो, जरा देखें। मार्कोनिक ऑफ एडिशन फ्रॉम एल्कीन जो बना रहे थे, उससे पहले तुमने एल्केन से बनाया था और उसी पे आपने, जो कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन था, एल्केन से बनाया था आपने, और उसके बाद आपने हैलाइड एक्सचेंज देखी थी, फिर आप एल्कीन से मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, और यहीं आप बात कर रहे हैं अब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। क्यों कहा जाएगा इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ, अभी मालूम पड़ेगा। इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, इसी को बोलते हैं खर्राश इफेक्ट, ठीक है। इस रिएक्शन में होता क्या है पहले जल्दी से बता देता हूं। इसमें डाला HBr बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। मार्कोनिक ऑफ में हमने पेरोक्साइड नहीं डाला था, एंटी मार्कोनिक ऑफ में हम पेरोक्साइड डाल रहे हैं, इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जा रहा है। यहां पर उसका उल्टा होना है, यानी यहां पर Br जो है वो बाहर की तरफ आपको लगा हुआ मिलेगा। वहां पर देख रहे थे आप, बीच में लग रहा था, जैसे यहां पर लगा, और इससे पहले सेम जो एग्जांपल लिया था वो यहां लग रहा था, है ना। तो अगर देखा जाए तो रिच बिकम रिचर हो रहा था, पुअर बिकम पुअरर हो रहा था। अब जो एडिशन हुआ है मेरे दोस्तों, वहां पर जिस पे अगर हम ध्यान से देखें ज्यादा एच थे, उसको Br मिला है। तो इस वाले को आप कह सकते हो रिच बिकम पुअर, एंड पुअर बिकम रिच। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इसमें हो क्या रहा है, ये तो रिएक्शन हो गई, ये ध्यान हो गई, आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना, अपने जो अपना जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस पे बनाए रखना, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के पॉइंट पे आ जाएंगे। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन इज ओनली एप्लीकेबल विथ HBr। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं CH3 इसके अंदर डालता हूं HCl, और HCl के साथ यहां पर डाल देता हूं पेरोक्साइड, लेकिन यहां पर अब एंटी मार्कोनिक ऑफ नहीं लगना, यहां पर भी मार्कोनिक ऑफ लगना है। क्या मतलब हुआ जी सर, फिर तो पेरोक्साइड इफेक्ट फेल हो गया? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली में जो मैकेनिस्टिकली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ब्रोमीन जो है वो हमने जब डाला HBr, तो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ का जो मैकेनिज्म है, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, उसको फॉलो कर सकता है। क्लोरीन नहीं करता, बिकॉज यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा है। Cl- के ऊपर जो चार्ज है, मतलब H+ के ऊपर और Cl- के ऊपर, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, पोलैरिटी बॉन्ड की अच्छी है। ब्रोमीन में थोड़ी कम हो रही है, वहां फ्री रेडिकलाइजेशन हो सकता है, यहां नहीं हो रहा है ना। तो ये ध्यान रखना कि सिर्फ HBr, यानी अकेला यही ऐसा है कि अगर इसको हमने डाला है, और हमने पेरोक्साइड डाल दिया है, तो मुझे मिलेगा सिर्फ HBr में। यहां पर HCl डाल दूं, H2O डाल दूं, कोई और मैं डाल दूं, जिस तरीके से मैं एडिशन करूंगा उन सब में मार्कोनिक ऑफ ही लगेगा, ये बात ध्यान रखना। तो अब ये चीज ध्यान रखिए कि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन is a free radical
एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। होता क्या है देखो, HBr डाला है। जो पेरोक्साइड इसमें यूज करते हैं ना बच्चे, वो हम यूज कर रहे हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। ये वाला, ये स्ट्रक्चर देख लो बेटा ध्यान से, ये बेंजोइल है और ये पेरोक्साइड लिंकेज है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पेरोक्साइड लिंकेज है। दोनों पे -1 का चार्ज भी दिख रहा है आपको। अब यहां ध्यान से देखो, जब ये डाल दिया है तो एक तरह से आप मान के चलो कि Br बन गया फ्री रेडिकल, है ना। अब वो पूरा एक मैकेनिज्म है बड़ा प्यारा, है ना। लेकिन आप अभी फिलहाल यहां पर ये देख के चलो, अब ये Br एक फ्री रेडिकल की तरह आया और उसने इस डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पे अटैक किया। एक ये बना आपका इंटरमीडिएट, और जब Br ने इस पे अटैक करा तो ये बना इंटरमीडिएट। अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखने के लिए, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी देखने के लिए आपको देखने होते हैं अल्फा H। क्या देखने होते हैं बच्चों? अल्फा H। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, इस फ्री रेडिकल के लिए एक ही अल्फा कार्बन है और उस पर एक ही अल्फा H। इसके लिए ये और ये दोनों अल्फा कार्बन है, इधर 3 इधर 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो इसका मतलब ये वाला स्टेबल हो गया मेरा इंटरमीडिएट बहुत आसानी से। कितना आसान है। और अगर ये स्टेबल हो गया तो इसका मतलब H जो आके यहीं लगेगा, और जब H आके यहीं लगेगा दूसरा जो फ्री रेडिकल में बना था, तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट मिलता हुआ। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म। ठीक है, देखो अब 12th के CBSE बोर्ड के पर्पस पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए होती है इसकी, बट फिर भी मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। पहला वाला जो था मार्कोनिकॉफ, वो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर था। एंटी मार्कोनिकॉफ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के ऊपर है। ठीक है, वहाँ हमने उसे इंडक्टिव, उसको भी हम आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हैं, बट आपको ज़्यादा समझने के लिए ये बढ़िया तरीका है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से एल्कीन से आपने बना लिया। एल्काइन भी लगभग सेमी पैटर्न फॉलो करेंगे, बट वहां पर एक मजा है कि मान लीजिए ये मेरे पास प्रोपाइन था, इसमें डाला HBr। ठीक है, तो पहला वही H यहां, Br यहां और दूसरे भी यहां, तो यहां जेमिनल बनने का चांस होता है। क्लियर? डबल एडिशन पॉसिबल है बिकॉज ऐसा है ना। तो ये ध्यान रखना, ये जेमिनल बन जाएगा। यही अगर इथेन होता तो इथिलाइडीन डाइब्रोमाइड बनता है। ये बता रखा है मैंने आपको, है ना। सर दोबारा बता दो, दोबारा बता देते हैं। अगर यहां देखें, इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड, है ना, ये बताया बच्चे, बनता हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इजी। चलिए, फ्रॉम एल्कोहल्स, तो हाइड्रोकार्बन से एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से यहां हो गया। एल्कोहल से सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर ये अपने दिमाग में बैठा लो, और ये बहुत आसान है बैठाना, क्योंकि मैंने कहा ऑल रिएक्शन एसिड बेस, तो सबसे बढ़िया जो एसिड होगा वो सबसे अच्छा रिएक्ट करेगा। एसिडिटी ऑर्डर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर मैं बात करूं तो HF, HCl, HBr, HI, आपके पास ये 4 एसिड हैं। इनमें सबसे बढ़िया एसिड कौन, जो सबसे जल्दी H दे दे? सबसे जल्दी H कौन देगा? जो H देने के बाद स्टेबल होगा। अच्छा, आप कौन कौन से रीजन से बता सकते हो? देखो जरा ध्यान से। एज यू मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जब नीचे आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है।
जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है तो वहां पर बच्चों प्रॉब्लम क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ गया तो H के साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, है ना। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, atomic size increases and hence bond length increases, which can help in रिमूवल ऑफ H+। ठीक है बच्चों, H+ को रिमूव करने में हेल्प करेगी। तो एसिडिटी नीचे आते हुए बढ़ रही है हाइड्राइड की। सेकंड, अगर हम इसी सोचें और एक चीज सोचें, HI का अगर ध्यान से देखो H+ प्लस I माइनस, HBr का H+ प्लस Br माइनस, HCl का H+ प्लस Cl माइनस, और HF का H+ प्लस F माइनस। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, यानी H+ छोड़ने के बाद अगर आप स्टेबल हैं, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है वो उतना ही अच्छा एसिड है। क्योंकि जो H+ छोड़ने के बाद स्टेबल है, जो H+ छोड़ने के बाद स्टेबल है वही तो बढ़िया एसिड हुआ। अगर यहां से ध्यान से देखें तो ये I माइनस है, ये Br माइनस है, Cl माइनस है, F माइनस है। सबसे ज्यादा साइज I माइनस का है ना बच्चों। तो साइज ज्यादा होने की, सब पे -1 चार्ज मान के चलो, सब पे -1 चार्ज है और साइज सबसे बड़ा आयोडीन का है। सब पे -1 चार्ज है, साइज सबसे बड़ा आयोडीन का है। तो चार्ज डेंसिटी सबसे कम आयोडीन पे है, तो चार्ज डेंसिटी सबसे कम आयोडीन पे है, यानी सबसे बढ़िया जो स्टेबिलिटी है वो आयोडीन की है। अगर चार्ज एक्यूमुलेट होता है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक के अंदर स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब बातें बता रहा हूं। मोर द चार्ज accumulation, less stable, and more the charge, dissemination मतलब चार्ज का फैलाव, कम चार्ज इकट्ठा। चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो रहा है तो अनस्टेबल, चार्ज कम है तो स्टेबल। इस पॉइंट से अगर यहां देखें तो सबसे कम चार्ज डेंसिटी I माइनस पे है। डेंसिटी माने क्या बेटा, दिल्ली शहर में लोग रह रहे हैं, जैसे अब हावड़ा के पास बताते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी वहां 1 किलोमीटर, हावड़ा कैलकाटा 1 किलोमीटर के दायरे में बहुत लोग रह रहे हैं। अगर बात करता हूं दिल्ली, तो यहां भी 1 किलोमीटर के दायरे में बहुत लोग रह रहे हैं, है ना, फ्लैट बने हुए हैं 1 किलोमीटर में। अब हम पहुंच जाते हैं अपने प्यारे किसी गांव की तरफ, तो वहां पर 1 किलोमीटर में घर खुले खुले बने हैं, दूर दूर रह रहे हैं लोग, तो वहां पर कम लोग आएंगे 1 किलोमीटर में, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। यहां पर भी साइज कम हो जाएगा, मान लो F माइनस में साइज कम हो जाएगा, चार्ज -1 है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहां पर साइज बड़ा है तो लोएस्ट चार्ज डेंसिटी है, चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा, गांवों में भीड़ कम स्टेबिलिटी बढ़िया, है ना। तो वही चीज, तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो इस वजह से भी I माइनस सबसे स्टेबल हो गया, तो सबसे जल्दी H+ यही छोड़ेगा, तो एसिडिक ऑर्डर में HI सबसे बढ़िया, है ना। अब इसको थोड़ा सा और देखो, अगर अल्कोहल की बात करो, क्योंकि अल्कोहल से रिएक्ट करा रहे हो, तो अल्कोहल अगर ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो अल्कोहल को बेसिक नेचर शो करना पड़ेगा। तो OH माइनस छोड़ के सबसे बढ़िया कौन, ये टर्शरी कार्बोकेटायन। तो टर्शरी अल्कोहल
मेरी सबसे बढ़िया होंगी रिएक्ट करने में, है ना, क्योंकि इनका ये कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है। तो टर्शरी अल्कोहल सबसे बढ़िया, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी अल्कोहल, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है विद रिएक्टिविटी ऑर्डर विद हेलोजन एसिड्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो अब रिएक्ट कराते हैं, आइए जरा देखते हैं। ये रहा अल्कोहल, इससे रिएक्ट कराया हमने। सबसे पहले एसिड से कराते हैं। अब मान लीजिए इसको मैंने रिएक्ट करा दिया HCl से, यहां पर पहले ही बाजे बज गए। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये बढ़िया बेस ही नहीं है। कहेगा यार मैं तो बढ़िया बेस ही नहीं है, मैं काहे क्या एसिड से लड़ाई करूं, मैं क्यों एसिड से रिएक्ट करूं, मैं तो अच्छा स्टूडेंट नहीं। हम मान लेते हैं ना मन में, मैं तो अच्छा स्टूडेंट नहीं, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे IIT पहुँच पाऊँगा, मैं कैसे एम्स पहुँच पाऊँगा। पहले ही मान लेते हैं, लड़ाई से पहले, तो हार तो पहले ही जाओगे। अनस्टेबल रहोगे, जैसे ये अनस्टेबल हो जाएगा ना, प्राइमरी है अनस्टेबल है, तो अगर अनस्टेबल हो तो लड़ नहीं पाओगे, स्टेबल बनो पहले। तो यहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि ZnCl2 डालें। ZnCl2 डालने के बाद बहुत देर में रिएक्शन होती है। सेकेंड, चलो टर्शरी अल्कोहल ले लेता हूं पहले मैं। इससे अगर मैंने रिएक्ट कराया, ये फास्ट, क्योंकि ये स्टेबल है, ये एकदम से टर्शरी कार्बोकेटायन बना के देगा, एकदम से Cl- और ये एकदम से रिएक्शन हो जानी है और ये बन जाना है, हैलाइड बन जाएगा बच्चों। अब देखो अल्कोहल तो पानी में सॉल्यूबल था, हैलाइड पानी में इनसॉल्यूबल होता है। अल्कोहल पानी में सॉल्यूबल क्यों होता है? क्योंकि वो H बॉन्डिंग करता है ना। अभी अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी में और बताऊंगा, वैसे ये क्लास 11 से ही पता था, नहीं भी पता था तो घबराओ मत, मैं फिजिकल प्रॉपर्टी में फिर बताऊंगा। लेकिन जो ये हेलोजन डेरिवेटिव है, क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है, ये H बॉन्डिंग नहीं कर रहा, सिंगल है यहाँ पर, तो ये इनसॉल्यूबल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या दे देगा? टर्बिडिटी। क्या दे देगा बच्चों? भारीपन, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं लगेगी, टर्बिडिटी दे देगा। प्राइमरी रिएक्ट नहीं कर रहा, बहुत देर में कर रहा, बहुत देर में, बहुत लेट करेगा, ठीक है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहां पर इमीडिएट, तो बच्चों ये आएगी इमीडिएट टर्बिडिटी, है ना, एकदम से हैवीनेस हो जाएगा। अब देखो इसी को हम एज अ टेस्ट ले सकते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। टर्शरी अल्कोहल जो होंगे तो HCl ZnCl2 के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी दे देंगे। द रीजन इज कि उसमें एकदम से आपका हैलाइड बन जाएगा और वो वाटर इनसॉल्यूबल है, तो भारी भारीपन हो जाएगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी गायब हो जाएगी, टर्बिडिटी आ गई। जो सेकेंडरी अल्कोहल हैं वो क्या करेंगे? वो देंगे टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो दे देगा भाई टर्बिडिटी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम मानते चलते हैं नो टर्बिडिटी, क्योंकि एकदम से तो हुआ नहीं ना। अब यार अब आपने 10 साल तक कोई चीज़ खींच दी तो वो इफेक्टिवली हुआ ही ना काम, तो ये हो गया। तो ये ल्यूकास टेस्ट है फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में फिर से बताऊंगा, यहां भी बता रहा हूं ताकि चीज़ें पक्की रहें। देखो बच्चे, इसको टेस्ट को अगर लोगे तो ल्यूकास टेस्ट, और इसको एज ए रिएक्शन अगर याद रखना है जिससे ये हैलोजन बनते हैं, उसे कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। भाई टेस्ट तो ये हो गया ना कि आपने चेक कर लिया सेकेंडरी है, टर्शरी है, प्राइमरी अल्कोहल है, बट अल्कोहल से जो हैलाइड बन रहे हैं उस पूरी रिएक्शन को ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो ये हमने एल्कोहल से बनाया। एल्कोहल से बनाने का एक और बड़ा प्यारा तरीका है। एक तो हमने एल्कोहल और एसिड से देखा, हैलोजन एसिड से, ठीक है, वो पूरा समझा दिया मैंने। अब आ जाओ फ्रॉम SOCl2, इसको नाम ध्यान रखना, थायोनाइल क्लोराइड। बच्चों, जब SOCl2 से रिएक्ट कराते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, वैसे ये SNI मैकेनिज्म को फॉलो करता है, परंतु आपको इतनी परेशानी की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। कभी फुर्सत हो तो देख लेना, जेई वाले जो मेरे कोर्सेज हैं ये आज उसमें पूरा रहता है। तो SOCl2 जब डालता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तो मिलेगा C2H5Cl, एक मिलेगा SO2 जो कि गैस है, उड़ जाएगा, एक मिलेगा HCl जो कि गैस है, उड़ जाएगा। तो ये दोनों गैसेस हैं जो कि उड़ जाएंगी, वॉलेटाइल साइड प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो ये उड़ जाएंगे। तो ये थायोनाइल क्लोराइड है। इसमें बेस्ट मेथड कहा जाता है इसको, as both the side products are gaseous in nature, तो एकदम से ना उड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चे। तो दिस इज फ्रॉम SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। From PCl3 and PCl5, बच्चे देखो, अगर C2H5OH लिया है और PCl3 लिया है, तो अगर ये 3 लिया है तो यहाँ 3 से रिएक्ट कराना, और ये C2H5Cl3 बनाना, यहाँ पर 3 H3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा H3PO3, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो 3 मुझे O चाहिए था, 3 H चाहिए थे, तो ये बन जाएगा। अच्छा, और उसके साथ P एक चाहिए था ये रहा, और यहाँ 3 Cl। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 3 लगा है तो ये 3 से करना, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन भी याद कर सकते हो। और अगर PCl5 से कर रहे हो तो क्योंकि PCl5 फटाफट 2 Cl छोड़ता है। देखो बच्चों, अभी हम P ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे भी, फिर दोबारा बता रहा हूँ, इसको यहाँ भी बता रहा हूँ, सुन लो। अच्छा, ये लॉ ऑफ स्टेबिलिटी था, चलो इसी के नीचे सुन लो। PCl5 में ना 5 बॉन्ड बराबर नहीं होते, हीट करने पर ये जल्दी से PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। तो PCl5 एक ऑक्सीजन को अपने तरफ बुला लेगा, POCl3 बन जाएगा, 2 Cl छोड़ देगा तो एक HCl निकल जाएगा, और एक मुझे C2H5Cl बन जाएगा। जनरली ऑर्गेनिक में हम कहते हैं कि साइड प्रोडक्ट नहीं लिखते, लेकिन कुछ रिएक्शंस का अगर याद रहे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने किस तरीके से हैलोजेंस के साथ हमने कन्वर्ट, मतलब हैलोजेंस बना दिए हमने अल्कोहल के साथ कन्वर्ट करके, हाइड्रोकार्बन से भी कर दिए, इनसे भी कर दिए। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो तुम्हारे लिए और ज़रूरी है वो आ जाते हैं हेलोएरीन्स वाले। बट उससे पहले ये जो सभी पढ़ा है इसको रिवाइज करते हैं थ्रू वन अनदर मेथड जो मैं लेके चलता हूँ आपके लिए। पीपीटी से सारे क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते हैं एक बार। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन्स फ्रॉम अल्कोहल विद HX, अभी बताया रिसेंटली, अनहाइड्रस JnCl2 ZnCl2, ठीक है, क्लियर है, कोई टेंशन। ये देखो ROH के अंदर अनहाइड्रस ZnCl2 है और ये HCl जो आप मान सकते हो, मैंने कहा था ये वो चीज़ आ गई। सो कंसंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट है बच्चों, ये बताया था मैंने आपको अभी। एंड ROH प्लस ल्यूकास रिएजेंट इज ग्रूव्स प्रोसेस। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं, अगर इसको एज अ रिएजेंट यूज कर रहे हो तो डिफरेंशिएट बिटवीन टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल, तो ये ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट हो जाएगा। और जब आप इसको ल्यूकास रिएजेंट को यूज कर रहे हो टू फॉर्म
RCl ये ग्रूव प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड क्या थी, क्लियर है, विद HX, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ये एकदम से आ गया था दिमाग में। SOCl2 के साथ बेस्ट प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डार्जन्स प्रोसेस, ये ध्यान रखना, डार्जन्स प्रोसेस। ये दोनों गैसेस हैं, उड़ जाएंगे, डार्जन्स मेथड। बाय प्रोडक्ट आर रिमूव्ड इन वेपर स्टेट। ठीक है, विथ NaBr NH2SO4। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा ईल्ड में वेरिएशन करती थी। आपके मन में भी आएगा कि आप NaBr से डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, एसिड क्यों डाला, क्योंकि मेरे बच्चे ये जो आपका जिस तरह से ये डिसोसिएट करता है वैसे ऑर्गेनिक अल्कोहल नहीं करते, तो हमें ये डालना पड़ा। चलिए अब जरा ये क्वेश्चन देखिए। Which of the following reagent is used in the Grooves process? HCl, concentrated HCl, anhydrous ZnCl2। तो ऑब्वियस सी बात है आपका कौन सा आ जाएगा, B। चलो, अगर टाइम चाहिए क्वेश्चन करने के लिए तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। डन है A एंड C। प्रिपरेशन ऑफ RX, रिएक्शन खुद लिखो फटाफट। ये लिखा है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अस लिखा हुआ है, सॉरी दिस इज फॉस्फोरस एसिड। क्योंकि देखो अगर हम ध्यान से देखें H3PO4, यहां पर फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट क्या आती है बेटा, +5। यहां पर कितनी आ रही है, +3। कोई भी एसिड अगर अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो इक लगता है, जैसे ये हो जाएगा फास्फोरिक, और लोअर में हो तो अस लगता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो H2SO4 होता, सल्फर +6 है, H2SO3 है, सल्फर +4 है, तो ये सल्फ्यूरस है, ये सल्फ्यूरिक है। ठीक है, P ब्लॉक में और बताऊंगा। रिएक्शन एग्जांपल दे दिया है मैंने ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, लिखो इसका प्रोडक्ट खुद कॉपी के अंदर। सही है, प्रोडक्ट लिखो कॉपी के अंदर। सही है, डन बच्चों, फटाफट समझ में आ रही है बात, लिख पा रहे हो कॉपी के अंदर। ये हो जाएगा आपका SOCl2 से डायरेक्ट और एक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इजी बिल्कुल माइंड में आ गया होगा अब तक तो, ऑप्शन ही ढूंढ रहे हो खाली आप, बस ऑप्शन नंबर C। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको यहां पर ये SOCl2 लिख के ही दे, लेकिन चलिए फटाफट बताइए। डन, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। When alcohol is treated with phosphorus triiodide, ध्यान से देखो, एल्काइल आयोडाइड, ध्यान से देखना, यहां पर आयोडाइड लिखा था, गलती मत कर देना। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल है,
HCl के साथ क्या करेगा? बताइए। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सो बोथ A and C. From hydrocarbon, halogenation of alkene, alkane and alkyne. ठीक है, दिस इज क्लोरीनेशन, फ्री रेडिकल, वो 11th वाला Cl2H. डन डन. दिस इज रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन. बताया था मैंने, क्लोरीन सबसे बेटर कर रहा है, ये नॉन सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव है, और आयोडीन रिवर्सिबल है. हमने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज किया था. ठीक है, ये देख रहे हैं आप रिफ्लक्स में, मतलब बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है क्लोरीनेशन से. एंड बेसिकली ये क्लोरीनेट, ठीक है, क्लोरीनेट. व्हाट इज दिस कंपाउंड? वेरी इजी, प्रोपेन. प्रोडक्ट क्या बनेंगे बताओ बच्चों? 1 क्लोरो और 2 क्लोरो. डिफरेंस देखो, मैंने कहा था फिर भी सेकेंडरी टर्शियरी थोड़ा बेटर रहेगा. ब्रोमिनेशन, फ्री रेडिकल, आयोडीनेशन रिवर्सिबल. एक मिनट, कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ. क्लियर? चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो फटाफट. अब ये गलत हुआ तो बहुत गुस्सा आएगा. हाँ सही, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल बताया हुआ है क्लास में. अब ये कोई सवाल है? देखें आप. डन, ऑल ऑफ दीज. सो दिस इज व्हाट प्रिपरेशन ऑफ अपना एल्काइल हैलाइड्स. ये यहाँ पर एंड करते हैं. अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की बात करेंगे. इसको हम अब अगले लेक्चर में ले लेते हैं. इसमें आप पूरी तरीके से हेलो एल्केन को अच्छे से कवर करो. ठीक है बच्चों, इसी लेक्चर का अगले वाले पार्ट में हम हेलो एरीन्स की बात करेंगे. टेक केयर.